अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन सीरीज की एक और वीडियो जो है वो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। बेटा ये वीडियो फ्रीक्वेंटली इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप लोग कुछ ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। हाल दो इन वीडियोस के ऊपर जो है वो प्रॉपरली इन एडिटोरियल्स के ऊपर काम किया जाता है, इनके बारे में स्टडी करने के बाद कोशिश की जाती है कि आप लोगों को आसान से आसान अल्फाज में और बेहतर तरीके से जो है चीज़ समझाई जाए। बट यहाँ पर व्यूज़ जो हैं बच्चों के वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मतलब कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं करते बच्चे। और पता नहीं मतलब या तो उन्हें लगता है कि कोई चीज़ अगर फ्री में मिल रही है तो वो उससे वो जो है वो क्या कहते हैं वैसे ही जो है वो उसकी वैल्यू नहीं समझते। बहरहाल ये वीडियोस अब मैं कोशिश करूंगा कि इनको एटलीस्ट जो हमारे अपने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो हमारी सीएसएस की क्लासेस ले रहे हैं, एटलीस्ट वो बच्चे इन क्लासेस को इन वीडियोस को ज़रूर देखते हैं। तो किसी और के पीछे हम अपने स्टूडेंट्स का नुकसान ना करें। तो ये वीडियोस अपलोड होती जाएंगी, आप लोग इनको देखें और एटलीस्ट हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो इन वीडियोस को पूरा देखा करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को इन वीडियोस के साथ इनकी हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो जो आप जो है वो देखने के वीडियोस देखने के बाद उन हैंडआउट्स को डाउनलोड करेंगे तो वो आपको इन वीडियोस को समझने में, इन एडिटोरियल्स को समझने में मजीद हेल्प करेंगे और आपके आइडियाज़ क्लियर करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं, पहला जो हमारा एडिटोरियल है दैट इज़ अबाउट इंडियाज स्टबर्न अप्रोच, जो कि पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। और ये बेसिकली बात है जो रिसेंटली इंडिया के जो क्या कहते हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनके एक बयान में जिसमें उन्होंने बात की है द इरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ कंटिन्यूस डायलॉग का जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। इसका बैकग्राउंड क्या है वो ज़रा मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एससीओ की एक मीटिंग होनी है 15 से 16 अक्टूबर को इसी साल। और उसमें शमूलियत के लिए पाकिस्तान ने तमाम एससीओ मेंबर कंट्रीज को जो है वो इंक्लूडिंग इंडिया इनविटेशन भेजा। तो इंडिया ने उस इनविटेशन का भी कोई जवाब नहीं दिया बट खामोशी इख्तियार की है। तो ये जो जयशंकर हैं ये एक बुक की जो है वो लॉन्च सेरेमनी पे गए थे, तो वहाँ पर एक सवाल के जवाब में इन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान के साथ जो अनइंटरप्टेड जो क्या कहते हैं वो जो निगोशिएशन थी, टॉक्स का जो टाइम था वो ओवर हो चुका है। मतलब अब पाकिस्तान के साथ मजीद बात नहीं होगी। और इवन दो कि उन्होंने ये भी कहा कि पाक मतलब वही बात बार बार उन्होंने जो है वो कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार है। अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट बॉर्डर्स पे होती है तो इंडिया उसका पॉजिटिवली जवाब देगा, अगर कोई डेवलपमेंट नेगेटिव होती है तो इंडिया उसका जवाब नेगेटिव सेंस में जो है वो देगा। फिर आर्टिकल 370 के ऊपर जो है वो बात जब की गई तो उन्होंने एक लफ्ज यूज किया, आर्टिकल 370 इज डन। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद किसी किस्म के रिग्रेट में नहीं है, वो उस टाइम से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि आर्टिकल 370 हमारा इंटरनल मामला है और इसको जो है वो डिस्कस करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। हालांकि एवरीवन नोज कि कश्मीर जो है वो एक इंटरनेशनल जो है वो इशू है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड यूनाइटेड नेशन की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड ये जो है वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। लेकिन इंडिया ने जो है वो इसके ऊपर जो है इस तरह के बयान देना शुरू कर दिए हैं जो कि शो करते हैं कि इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिल्यूजनल स्टेटमेंट्स पे और डिल्यूजनल और आइसोलेटेड स्टेटमेंट्स पे जो है वो बिलीव करता है। जयशंकर ने जो है वो पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी दी बातों बातों में कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ जो है वो टेररिज्म जो है वो प्रमोट करता है। और पाकिस्तान के जो ये जो एक्शंस हैं फॉर एग्जांपल टेररिज्म को सपोर्ट करने के, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पड़ेगा। और फिर उसके बाद अब आपको पता ही है कि इस साल जो है सिंगापुर में जयशंकर जो है वो गया था और उसने वहां पर जाकर सिंगापुर में पाकिस्तान को जो है वो बहुत क्रिटिसाइज किया कि पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान में टेररिज्म को बढ़ावा देता है। और उसने कहा कि जी पाकिस्तान अगर हमारे साथ बात करना चाहता है तो पाकिस्तान को टेररिस्ट अटैक्स जो है वो रोकने पड़ेंगे। और ये बड़े एक बहुत ज़्यादा हठधर्मी का बयान है कि हिंदुस्तान खुद जो है वो पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है बीएलए के थ्रू। और
ये जो कुलभूषण यादव का 2016 में पाकिस्तान से पकड़े जाना, ये सबूत है, वाज़ेह सबूत है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है। इंडिया की स्टेट उसको स्पॉन्सर करती है, बीजेपी गवर्नमेंट इंडियन रहा उसको स्पॉन्सर करती है, बट इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली अपनी डिप्लोमेसी के जरिए अपने आप को इनोसेंट और विक्टिम ऑफ टेररिज्म और पाकिस्तान को एक अग्रेसर के तौर पर जो है वो दिखा रहा है। और उसने साथ ये भी कहा कि जी हम जीरो टॉलरेंस करेंगे। अब इंडिया का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर टॉलरेंस है वो लो है, और इंडिया इस किस्म के किसी भी एक्शन को जो है वो स्ट्रिक्टली डील करेगा। और उसने एग्जांपल दी कि हमने जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट के कैंप्स के ऊपर अटैक करके आया। तो इस तरह की उन्होंने एग्जांपल दी। और हाल दो वो भूल गए कि ये जो बालाकोट स्ट्राइक्स थी वो भी फ्लूक थी, कोई उसमें उनके पास एविडेंस नहीं था। जो उन्होंने 2019 में जो उनकी मिलिट्री के ऊपर 14 फरवरी को अटैक हुआ था, उसका नाम मेरे माइंड से निकल गया है, पुलवामा अटैक के बाद भी उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी एफिशिएंसी मारी थी इधर दाखिल होने की। पाकिस्तान के अंदर जाकर उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान के अंदर जाकर 300 टेररिस्ट मार के आ गए हैं, और मारा सिर्फ हमारा एक कौवा था। तो उसके भी कोई उनके पास वाज़ेह सबूत नहीं, अपना पेलोड फेंक के वो भाग गए थे। तो इंडिया के पास कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं है। इंडिया बॉलीवुड की दुनिया में रहते हुए बयानात देता रहता है, और उसी बॉलीवुड की दुनिया में जो है वो खुश रहते हैं। बहरहाल इनकी जो अब सारे फिल्में तो वहाँ पर बैठी हुई हैं, तो वो बॉलीवुड की दुनिया में रहने वाले लोग, इवन उनके मिनिस्टर्स भी बॉलीवुड वाले बयान दे रहे हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स कर देंगे। खैर, फिर अभी आपको पता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में तकरीबन 10 साल के बाद 18 सितंबर को जो है वो पहले असेंबली के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसमें रीजनल पार्टीज लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो उन उन वो बड़ी पार्टीज उनके दरमियान जो है वो सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। इन दोनों पार्टीज ने, जो रीजनल पार्टीज है वहाँ की, इन्होंने इस बात को सपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो मीनिंगफुल मुज़ाकरात होने चाहिए, मीनिंगफुल, ताकि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाया जा सके, और जो है वो मामला क्या कहते हैं, हमारा जो कॉपरेशन है वो इंक्रीज हो। अब बीजेपी के जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, अमित शाह ने इस चीज को बड़ा क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि वो तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेके बैठे हैं ना। तो उन्होंने कहा है कि जी नहीं, ये जो रीजनल पार्टीज हैं, इनके स्टांस को जो है वो उन्होंने क्वेश्चन किया कि इसका मतलब ये है कि अगर ये पाकिस्तान के साथ डायलॉग को सपोर्ट करते हैं, तो इन इन इनडायरेक्टली वो जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को जो है वो सपोर्ट करते हैं। बहरहाल ये जयशंकर की जो है वो जो एक कुछ बातें थी उनकी समरी मैंने आपको बताई, और इससे पता चलता है कि इंडिया जो है वो किसी किस्म के भी, पाकिस्तान उन्हें जितनी ऑलिव ब्रांच मर्जी प्रोवाइड ऑफर कर दे, जितने मर्जी पीस उन्हें ऑफर कर दे, पीस निगोशिएशंस के लिए उनको ऑफर करे, इंडिया जो है वो अपनी एक पॉलिसी के ऊपर लगा हुआ है कि उसने पाकिस्तान को टोटली नेगेटिव ही दिखाना है, और वो पाकिस्तान की किसी भी ऐसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज दे बिलीव कि अगर हमने पाकिस्तान की ऑफर को एक्सेप्ट किया विदाउट उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए हुए टेररिज्म के, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया में जा सकता है कि हाँ, पाकिस्तान तो देखिए पीस की तो बात कर रहा है, और इंडिया कंटिन्यूसली पाकिस्तान की पीस ऑफर के ऊपर जो है वो टेररिज्म का जो है वो बाजा बजाना शुरू कर देता है। खैर, इसके ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी रिस्पॉन्ड किया है, और पाकिस्तान ने जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो इंडिया ने टेररिज्म की बातें की, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आर्टिकल 370 से रिलेटेड बात की, तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसको मिसलीडिंग और डेंजरसली डिल्यूजनल स्टेटमेंट्स जो है वो डिक्लेयर किया। ठीक है, पाकिस्तान ने इस बात पे जोर दिया है कि जो कश्मीर इशू है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, और इसको यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की और कश्मीरी लोगों की जो है वो ख्वाहिशात के मुताबिक और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो है वो हल होना चाहिए। बेटा, आपने कमेंट सेक्शंस में बताना है कि कौन सी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है जो मसला कश्मीर से रिलेटेड जो है वो बात करती है। फिर पाकिस्तान ने इस बात का इंडिया को जवाब दिया, और इस बात को उन्हें उन्हें एक तरह से वार्निंग भी दी कि हर मसले का हल इंक्लूडिंग कश्मीर इशू मुज़ाकरात के जरिए होना चाहिए, और इंडिया को कहा कि अगर किसी किस्म का भी आप एग्रेसिव एक्शन लेने की कोई गलत फहमी का शिकार है कि हम कोई एग्रेसिव एक्शन लेंगे और पाकिस्तान खामोश रहेगा, तो आपको ये गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। आप किसी बेवकूफ़ों की जन्नत में रह रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगी, और जो आपके लिए शायद नाकाबिले बर्दाश्त हो, आप उसको अफोर्ड ना कर सकें, ऐसी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। सो
आपको इस तरह की जो है वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देने की बजाय मीनिंगफुल नेगोशिएशन की तरफ आना चाहिए, और यही जो है वो रीजन के लिए भी और इन दोनों ममालिक के लिए जो है वो बेहतर है। फिर पाकिस्तान ने मजीद इंडिया पे क्रिटिसाइज किया कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है आर्टिकल 3370 से लेके, जिसने बेसिकली कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो खत्म किया इंडिया ने। पाकिस्तान बिलीव करता है कि ये इंडिया यूनिलैटरल अपनी मर्जी से इस तरह के काम करने से कश्मीर का स्टेटस चेंज नहीं होगा। आज भी दुनिया कश्मीर को पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एक डिस्प्यूटेड जो है एक इश्यूज हैं, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं, और इसके ऊपर जो है वो इसका जो पीसफुल रेजोल्यूशन ही रीजन में और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए जो है वो अमन की वजह बन सकता है। तो पूरी दुनिया इसको समझती है। अब बहरहाल अगर हम इसको थोड़ा सा असेस करें कि इस जयशंकर के इन बातों के, इंडिया के हालिया बयानात को, तो हमें ये समझ आती है कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो मजीद अग्रेसिव हो रही है। इंडिया पहले तो ये उन्होंने कहा कि जी अनइंटरप्टेड डायलॉग एरा का जो एरा है वो खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये कि इंडिया भाई, बात ये है कि हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान के साथ डायलॉग कंटिन्यूस किए ही नहीं है, हमेशा डायलॉग इंटरप्टेड ही हुए हमारे। तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इससे ये लगता है कि इंडिया चाहता है कि अभी कन्फ्रंटेशनल अप्रोच ही पाकिस्तान के साथ अपनाई जाए, इसके उनको पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं। दूसरी चीज, जो चीज ये है कि इंडिया जो है ये समझता है कि आर्टिकल 370 जो है वो डन एंड डस्टेड है, तो इसके ऊपर बात नहीं होने चाहिए। लेकिन मतलब ये कि पाकिस्तान अगर ये समझ रहा है कि इंडिया को प्रेशराइज किया जाए, जा करके 370 पे बात करवाई जाए, तो ये अभी इंडिया जो है इस मूड में नहीं लग रहा कि वो आर्टिकल 370 के ऊपर बात करे। वो आर्टिकल 370 के अलावा चीज़ों के ऊपर बात करना चाहता है। फिर इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया जो है सीमिंगली कुछ अग्रेसिव एक्शन जो है वो, या अग्रेसिव जो क्या कहते हैं पोस्चर्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बनाने का जो है वो माइंडसेट रखता है, जिसमें उन्होंने हवाला दिया बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स का। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इंडिया इस तरह की कुछ दरअंदाजी करे, बट इंडिया मस्ट बी अवेयर कि पाकिस्तान जो है कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान उनको ऐसा जवाब देगा कि वो याद रखेंगे। बहरहाल अभी सीमिंगली जो है, अगर तो मोदी आता है पाकिस्तान, या इंडिया पाकिस्तान का इनविटेशन एक्सेप्ट करता है, तो इट विल बी गुड फॉर बोथ कंट्रीज एंड एज वेल एज फॉर रीजन। बट अगर ये नहीं आता तो यही लगता है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में कुछ ज़्यादा सुधार आता हो, ज़्यादा सुधार नहीं आएगा, और ये भी खतरा हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया उसमें शमूलियत भी इख्तियार ना करे। आपको क्या लगता है कि अगर मोदी आता है, तो मोदी के आने के चांसेस कितने हैं? और अगर आता है तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आएगी या नहीं आएगी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बेटा ये इस एडिटोरियल के अंदर बात की गई थी, जो मैंने आपके साथ एडिटोरियल प्लस न्यूज़ के रेफरेंस से बात की, आपको समझाया।
अब इसका जो पहला फेज है जिसे हम ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं, ये बेसिकली अक्टूबर 2023 से जो है वो शुरू होगा, ठीक है, और ये 31 दिसंबर 2025 तक जाएगा, ठीक है। मैंने आपके सामने सेक्टर्स भी बता दिए थे, ये वाले सेक्टर्स हैं जो अभी इसके अंदर जो है वो फॉल करेंगे। अब ये 2023 यकम अक्टूबर से स्टार्ट होके 2025 तक 31 दिसंबर, ये इसका ट्रांजिशनल फेज है। इस ट्रांजिशनल फेज में क्या होगा, जो इम्पोर्टर्स हैं उन्हें ये करना होगा कि उन्हें देखना होगा कि उनकी जो प्रोडक्शन होती है, फॉर एग्जांपल स्टील प्रोडक्शन होती है, तो उसमें वो कितनी कार्बन इमिशन करते हैं, और उसको जो है वो उन्होंने क्या करना है, रिपोर्ट करना है यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी जो है वो 100 टन स्टील बनाती है और उसके नतीजे में उसकी प्रोडक्शन में 200 टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट करती है, तो उन्हें ये चीज रिपोर्ट करनी है, अपने पास रिकॉर्ड करनी है, और यूरोपियन यूनियन को जो है वो रिपोर्ट करना है। फिर दूसरा जो फेज है उसमें क्या होगा, वो स्टार्ट होगा यकम जनवरी 2026 से। यकम जनवरी 2026 से जो है वो ये स्टार्ट होगा, जिसमें क्या होगा कि जो इंपोर्टर्स हैं जो कार्बन एमिशन करते हैं, उन्हें फिर कार्बन सर्टिफिकेट जो है वो सी कार्बन डाइऑक्साइड के सर्टिफिकेट्स जो है वो लेने पड़ेंगे। अब ये क्या होता है सर्टिफिकेट्स, में आगे जाके बताता हूँ। ताकि इन सर्टिफिकेट्स को लेने से ये होगा कि जो भी इनकी एक कीमत होगी, और फिर इस कीमत के जरिए जो भी नुकसानात होंगे, या जो कार्बन एमिशन हुई है, उसका समझ लें कि ये एक तरह से उनके ऊपर फाइन लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने 200 टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन किया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 100 टन जो है वो स्टील, तो फिर उनको जो है वो 200 एक टन के बदले एक सर्टिफिकेट जो है वो खरीदना पड़ेगा, ठीक है। एक टन के पीछे उनको एक सर्टिफिकेट जो है वो खरीदना पड़ेगा। तो अब आप यूं समझ लें कि अगर 200 टन जो है वो उन्होंने किया, तो उन्हें 200 सर्टिफिकेट जो खरीदने पड़ेंगे, और 200 सर्टिफिकेट की कोई ना कोई प्राइस होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि एक सर्टिफिकेट की प्राइस 10 रुपए है, तो 200 की 2000 हो जाएगी। तो ये जो 2000 रुपए के सर्टिफिकेट खरीदने पड़े, ये उनके लिए ऊपर एक तरह से फाइन होगा, ये उनके ऊपर एक तरह से फाइन होगा। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि जब एक बाहर का इंपोर्टर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का इंपोर्टर जो है, जब यूरोपियन यूनियन में चीजें बेचने जाएगा, तो क्या होगा, उसको पता है कि मेरे ऊपर जो है वो 300 या 400 सर्टिफिकेट मुझे लेने पड़ जाने हैं, मेरे ऊपर 30,000 या 40,000 का जो है वो, या 3,000 या 4,000 का जो है वो टैक्स एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो दो काम कर सकता है, या तो वो फिर अपनी कार्बन एमिशन को कम करेगा, जो कि एक अच्छी चीज है, जो कि इस जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का मकसद है। दूसरा, उसको अपनी फिर कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में उनकी प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा महंगी होगी, जिसकी वजह से उनकी सेल कम होगी और उनको नुकसान होगा। तो ऑब्वियसली जो बिजनेस मैन पाकिस्तान से या दुनिया में कहीं से भी यूरोपियन यूनियन में काम करना चाहता है, या यूरोपियन यूनियन में भी अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या अपनी चीज बेचना चाहता है, तो उसको फिर कार्बन एमिशन की तरफ जाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको कार्बन सर्टिफिकेट खरीदने पड़ेंगे। अब ये कार्बन सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, मैं जरा आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना बता देता हूँ। बेसिकली कार्बन सर्टिफिकेट, इनको कार्बन क्रेडिट या कार्बन अलाउंस भी कहा जाता है, ठीक है। और जब आप इसको खरीद लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो अगर एक कार्बन क्रेडिट खरीद लिया है या एक कार्बन अलाउंस ले लिया, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये इजाजत आ गई है कि आप 1 टन कार्बन इमिशन कर सकते हैं। आप 1000 सर्टिफिकेट ले लें, आपको 1000 क्रेडिट मिल जाएंगे। इसका मतलब ये कि आप 1000 टन जो है वो कार्बन इमिशन कर दें, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट आप लेंगे उसकी कुछ प्राइस भी तो होगी ना। तो इस तरह तो फिर आपका बिजनेस हमेशा जो है वो खसारे में जाएगा, आपको हमेशा जो है वो सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ेंगे, और आप जो है वो नुकसान में जाएंगे, ठीक है। और बेसिकली इसका अब जाहिर सी बात है, कोई बंदा नुकसान में तो नहीं जाना चाहता। तो फिर कंपनीज क्या करेंगी, कंपनीज फौरी तौर पे जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाएंगी, और कार्बन एमिशन कम हो जाएगी। अब ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं, मेरी एक कंपनी है, मैंने जो है वो क्या कहते हैं कार्बन एमिशन कम करनी, पहले मेरी 200 टन होती थी, सर्टिफिकेट मैंने 200 खरीद लिए हैं, लेकिन अब मेरी कार्बन एमिशन जो है वो 150, इसका मतलब है 50 सर्टिफिकेट्स मेरे पास पड़े हैं, जो कि मैं अपनी कंडीशन पे किसी दूसरे को सेल कर सकता हूँ। कोई मेरे साथ कारोबार करना चाहेगा, तो मैं कहूंगा मेरे साथ या पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए कंडीशन ये है कि आपको जो है वो कार्बन एमिशन कम करनी पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि जी 1 टन पे जो है वो
आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हम कहेंगे, पाकिस्तान कह देता है जी नहीं जी, आपको अब 1/2 टन के ऊपर जो है वो एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो हम अपनी कंडीशंस पे जो है वो इसको बेचना शुरू कर देंगे। तो आप समझ लें किस तरह से एक कार्बन मार्केट जो है वो बन जाएगी, कि लोग क्रेडिट्स लेंगे और उसको जो है वो आगे बेच सकते हैं, या उसको जो है वो उसको लेने के बाद उनको कुछ इम्यूनिटीज हासिल हो जाएंगी। तो ये बेसिकली कार्बन सर्टिफिकेट्स हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात जो है बेटा समझ आ गई होगी कि ये CBAM क्या चीज़ है और इसके जो इसका पर्पस क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में मजीद मैं आपको आगे बताता हूँ। अब बेटा एडिटोरियल की बात करें तो एडिटोरियल यही बात करता है CBAM के बारे में, कि पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल, लेदर एंड फार्मास्यूटिकल्स। अब ये मेजर जो प्रोडक्ट्स इनमें से हैं, वो उनकी प्रोडक्शन में अच्छी खासी कार्बन एमिशन होती है। अब अगर अच्छी खासी कार्बन एमिशन होती है, तो फिर मैंने जैसे आपको बताया कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए या पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो यूरोपियन यूनियन की मार्केट में हाई हो जाएंगी, बिकॉज यही जो कार्बन एमिशन की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान को कार्बन डाइऑक्साइड के सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे, और उन सर्टिफिकेट्स की कुछ ना कुछ प्राइस होगी, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जो मैन्युफैक्चरर हैं वो फिर उन उस सर्टिफिकेट्स की प्राइसेस को कंपनसेट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट की कीमत हाई रखेंगे, जिसकी वजह से कस्टमर्स के प्रेस रीच से वो चीज़ बाहर हो जाएगी। फिर उसके बाद पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज जो हैं, उनको फिर ये करना चाहिए कि उनको क्लीनर एनर्जी की तरफ, क्लीनर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो competitive रहना चाहते हैं मार्केट में, तो फिर उनको कार्बन एमिशन कम करनी पड़ेगी यूरोपियन यूनियन की मार्केट में, ताकि जो है वो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों के लिए जो है वो अफोर्डेबल रहें। उसके बाद अब ये एडिटोरियल कहता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट को इस ट्रांजिशन को सपोर्ट करना चाहिए। ट्रांजिशन कौन सी? नॉन रीन्यूएबल से रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाने में गवर्नमेंट को जो है ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करनी चाहिए जो बिजनेसेस को हेल्प करें कि वो क्लीनर प्रोडक्शन मेथड्स की तरफ जाएं, ताकि उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इफेक्ट ना हो। और उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट को जो है वो इन कंपनीज को ग्रांट्स देनी पड़ेंगी, इनको सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, और गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी सी जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। दूसरा, पाकिस्तान को जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ इंगेज होना पड़ेगा, ताकि समझ सकें कि ये न्यू रूल काम कैसे करते हैं, और CBAM की जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान उनको कैसे मीट कर सकता है। तीसरी चीज, पाकिस्तान को स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि पाकिस्तान नेगोशिएशन करे यूरोपियन यूनियन के साथ, कि उन्हें थोड़ा सा जो है वो एक तो टाइम मिले। टाइम चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की माशी हालत इस तरह से है कि फौरी तौर पे इतनी बड़ी चेंज जो है वो शायद हमारे लिए पॉसिबल ना हो। तो पाकिस्तान को एक तो टाइम चाहिए, दूसरा कार्बन एमिशन के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए रिड्यूस किया जाना चाहिए, यानी कि टेलर्ड अप्रोच की तरफ जो है पाकिस्तान को जाना चाहिए। दूसरी चीज़, पाकिस्तान को अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको वर्कशॉप्स करवानी चाहिए, ऑनलाइन कोर्सेज करवानी चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि ये न्यू रूल्स को कैसे फॉलो करना है, ये न्यू रूल्स कैसे काम करते हैं, और कैसे जो है वो आप क्लीनर प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। और तीसरी चीज, इस पाकिस्तान के अंदर जो स्टील इंडस्ट्री है, जो फार्मास्यूटिकल है और टेक्सटाइल है, इनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स इधर से जा रही हैं। तो इनको प्रायोरिटाइज करके यहाँ पर कार्बन एमिशन को जो है वो रिड्यूस करना चाहिए। तो इसके लिए आपको नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ताकि आप जो है वो कार्बन एमिशन को जो है वो इन इंडस्ट्रीज के अंदर कम कर सकें। तो इन समरी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, ये जो यूरोपियन यूनियन का CBAM है, इसके आने से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात हो सकती हैं। तो पाकिस्तान को दुनिया में कंपेटिटिव रहने के लिए
और ग्लोबल ट्रेंड्स जो कि क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हैं उसके साथ अलाइन करने के लिए अपने आप को, अपने बिजनेसेस को फौरी तौर पे का क्लाइमेट फ्रेंडली बनाना पड़ेगा और फौरी तौर पे अपने बिजनेसेस को रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जो है शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बेटा ये इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो बात की गई थी। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बेसिकली स्कूल एंड क्लाइमेट के टाइटल से जो है वो डॉन न्यूज़ के अंदर पब्लिश हुआ है। और इसका नाम ही बता रहा है कि ये जो है बेसिकली बात कर रहा है जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट स्कूल्स के ऊपर और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर क्या होगा। बेटा अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, पाकिस्तान के अंदर जो इस साल 1980 से लेकर 1980 से लेकर 2007 तक पाकिस्तान में जो हीट वेव्स के डेज हैं वो सालाना 31 तक जो है वो बढ़ चुके हैं। मतलब हर साल एनुअली तकरीबन 31 दिन जो है वो आपके हीट वेव्स के होते हैं। और जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं उनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो राइज हो चुका है। और फ्यूचर में ये जो ट्रेंड है मजीद बढ़ना शुरू होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब बेसिकली जो स्कूल्स हैं वो डायरेक्टली इस हीट वेव से बेटा इफेक्ट हो रहे हैं। जो इंटेंस हीट होती है वो बच्चों को बीमार करती है, डिहाइड्रेशन की वजह बनती है और बच्चों की लर्निंग पे जो है वो इसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और बहुत सारे स्कूल आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर जो है प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, शेडेड एरियाज नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है। और अभी जो सॉल्यूशंस गवर्नमेंट्स की तरफ से लिए गए हैं या स्कूल्स की तरफ से लिए गए हैं कि वो सिर्फ ये है कि उन्होंने जो है स्कूल की टाइमिंग को फिक्स कर दिया है या बच्चों की छुट्टियां कर दी, थोड़ी गर्मियों की छुट्टियां जल्दी कर दी। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको जो है वो कुछ और काम करना पड़ेगा। अब 2022 के फ्लड्स की बात करें तो 2022 के फ्लड्स में 30,000 के करीब जो है वो स्कूल्स डैमेज हुए, जो कि शो करते हैं कि हमारे जो मुल्क के अंदर बने हुए स्कूल्स हैं ये क्लाइमेट चेंजेस को बर्दाश्त करने की या क्लाइमेट चेंजेस से पैदा होने वाले जो तूफान है या कुदरती आफात है उनको बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते। इसका मतलब ये है कि हमें नए स्कूल बिल्ड करने की ज़रूरत है जो कि आपके क्लाइमेट चेंज के या एक्सट्रीम वेदर को बर्दाश्त भी कर सकें। ठीक है। और एक प्रॉपर बिल्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए या कोड होना चाहिए जिसको फॉलो करके बिल्डिंग्स बनाई जाए, पर्टिकुलरली स्कूल्स की, जिसमें वेंटिलेशन का प्रॉपर जो है वो सिस्टम हो। आपने रिफ्लेक्टिव रूफ्स जो है वो आपको इंस्टॉल करनी चाहिए ताकि जो है वो बिल्डिंग्स आपकी ठंडी रहें। आपको शेडिड एरियाज जो है वो बनाने की ज़रूरत है। इवन स्कूल जो है वो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक तो उनकी एनर्जी कॉस्ट डिक्रीज होगी। सेकेंडली जो है वो जो कंटिन्यूस लोड शेडिंग की वजह से बच्चों को गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती वो भी कम होगी। तो इससे बेसिकली एक तो इन्वायरमेंट बच्चों के लिए बड़ा कंफर्टेबल होगा, दूसरा लर्निंग जो है वो बेहतर होगी। तो इसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। अब नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2021 जो पाकिस्तान के अंदर बनाई गई उसके अंदर जो ये जो स्कूल्स के इश्यूज हैं इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं किया गया। अब देखें बच्चे, बात ये है कि ये वो लोग सोचते हैं जब पॉलिसीज बनाते हैं तो ये चीज़ें वो लोग सोचते हैं जिन्हें अपनी आवाम की फिक्र होती है। अब हमारे मुल्क के अंदर तो सियासतदान जो है उनको अपनी टेंशन पड़ी होती है, उन्होंने क्या सोचना, उनकी तो इतनी सोच ही नहीं होगी कि भाई स्कूल्स के बारे में भी क्लाइमेट चेंज को जो है वो या क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिसीज है उसमें स्कूल्स को भी ऐड कर लें। तो बहरहाल इन्होंने 2021 की जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है उसमें स्कूल्स की ज़रूरियात को डिस्कस ही नहीं किया। जितने भी सूबों के और फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उन्हें जो है वो बैठ के लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो बनाना चाहिए कि किस तरीके से स्कूल्स और बच्चों को जो है एक्सट्रीम वेदर और राइजिंग टेम्परेचर से जो है वो बचाया जा सकता है। ठीक है। मतलब इसमें टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं है कि स्कूल आवर्स आपने एडजस्ट कर दिए तो बस तो मामला ठीक होगा, नहीं, आपको प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो एकेडमिक कैलेंडर को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। आपको चेंजिंग वेदर पैटर्न्स के हिसाब से नया जो है वो समर और विंटर वेकेशंस का प्लान जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद स्कूल्स के अंदर आपको ग्रीन स्पेसेस इंट्रोड्यूस करानी पड़ेंगी। अब स्कूल जो है वो
थोड़ी सी चेंजेस करके जो है वो क्या कर सकते हैं, हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है उन्हें ट्रीज प्लांटेशन की तरफ जाना पड़ेगा, ग्रीन स्पेसेस के जो है वो उसके लिए एरिया मखसूस करना पड़ेगा स्कूल्स में, ताकि स्कूल का टेम्परेचर लोअर रहे। ठीक है, स्कूल ग्राउंड्स ठंडे रहें और कंफर्टेबल रहें, और यही बच्चों के लिए जो है वो बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट होगा। फिर यूनिफॉर्म के ऊपर, स्कूल यूनिफॉर्म लाइट वेट होनी चाहिए, ब्रेथेबल फैब्रिक की होनी चाहिए, और उसमें गर्मियों के दिनों में बच्चों को जो है वो स्कूल की जो कैप्स होती हैं वो पहनने की इजाजत होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस जो क्लाइमेट चेंज है इससे रिलेटेड जो चीजें हैं ये स्कूल करिकुलम में भी शामिल होनी चाहिए। बच्चों को बताया जाना चाहिए क्लाइमेट चेंज होता क्या है, इससे बचते कैसे हैं, बच्चों को जो है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के बारे में बताया जाए, और फिर प्रैक्टिकल स्किल्स लाइक गार्डनिंग, रिसाइकलिंग के बारे में बताया जाए, ताकि बच्चे सीख सकें कि किस तरीके से वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। इससे ना सिर्फ बच्चों के अंदर अवेयरनेस आएगी, बल्कि उनके अंदर एक्शन लेने की इंकरेजमेंट जो है, सेल्फ एक्शन लेने की, कि हम खुद से क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में उनके अंदर जो है वो मोटिवेशन आएगी। अब स्कूल को करना क्या चाहिए, स्कूल को सिर्फ प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए कि आप ये दरख्त लगा लें, आप ग्रीनरी कर लें। स्कूल्स को ये चीज बच्चों को प्रैक्टिकली करवानी चाहिए, उनके अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। स्कूल शुड लीड देम बाय एग्जांपल। ठीक है, तो ये चीजें जो है बेटा इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई, और यही इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप इम्प्लीमेंट करके स्कूल्स एनवायरनमेंट को बच्चों के लिए सेफ बना सकते हैं, कंफर्टेबल बना सकते हैं, और बच्चों की जो लर्निंग है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बेटा कुछ आपके साथ जनरल न्यूज़ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है द सेव द चिल्ड्रन फंड, कॉमनली नोन एज सेव द चिल्ड्रन। ये बेसिकली इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूके के अंदर 1919 में 1919 में जो है वो बनाई गई थी, और बेसिकली इसका मकसद था पूरी दुनिया में रहने वाले बच्चों के जो है वो उनकी जिंदगियों को बेहतर करना, उनकी जिंदगियों में सुधार लाना। ठीक है, 1919 में जो है वो ये बनी थी, लंदन में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बात करती है कि जुलाई 2023 से लेकर जुलाई 2000 जून 2024 तक तकरीबन वन थर्ड जो बच्चों की जो टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन है उसमें से वन थर्ड जो चिल्ड्रन हैं उन्होंने एक्सट्रीम हीट वेव जो है वो बर्दाश्त किया, बिटवीन जुलाई 2023 टू जून 2024। वन थर्ड जो बच्चे हैं दुनिया के टोटल बच्चों का वन थर्ड उन्होंने जो है वो एक्सट्रीम हीट वेव जो है वो जो है वो बर्दाश्त की है। और तकरीबन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फर्दर आगे बताती है कि उन 344 मिलियन 344 मिलियन जो बच्चे हैं उन्होंने 1980 से लेकर 2024 तक जो है वो हाईएस्ट एवर हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त किए हैं। मतलब 1980 से लेकर 2024 तक तकरीबन 344 मिलियन बच्चों ने जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त किए, हाईएस्ट टेम्परेचर बर्दाश्त किए। और अगर हम डिसरप्शन इन एजुकेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 2024 में तकरीबन 210 मिलियन बच्चों ने जो है वो अपनी उनकी एजुकेशन जो है वो डिस्टर्ब हुई। सिर्फ पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर 26 मिलियन बच्चे जो कि या 26 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी तालीम जो है वो सिर्फ मई के महीने में जो है वो डिस्टर्ब हुई है। ये 26 मिलियन बच्चों की पढ़ाई मई के महीने में जो है वो इस साल डिस्टर्ब हुई है। और उसकी वजह क्या है, एक्सट्रीमली हाई हाई जो या एक्सट्रीमली हॉट वेदर जो है ये इसकी वजह बनी है। अब इस रिपोर्ट के अंदर फर्दर बताया गया है कि सिर्फ जो 2022 से 23 का जो साल था
और 2023 से जो 24 का जो पीरियड है, इसमें जो हीट वेव्स की या एक्सट्रीम हीट वेव्स की जो अमाउंट है वो डबल हो गई है। मतलब 2022-23 में अगर 10 हीट वेव्स थी तो 2023 से 24 के बीच में 20 हीट वेव्स आई, डबल उनकी अमाउंट हो गई है। सिर्फ और सिर्फ सॉरी, नंबर ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन की तादाद जो है वो डबल हो गई। हम सॉरी, मैं हीट वेव्स कह गया, नंबर ऑफ अफेक्टेड स्टूडेंट्स जो है या बच्चे जो हैं उनकी तादाद जो है वो डबल हो गई है। सिर्फ अगर हम जुलाई 2024 की बात करें तो जुलाई 2024 में बेटा 170 मिलियन बच्चों ने जो है वो हीट वेव जो है वो बर्दाश्त की है। और इसी मंथ में आपको पता ही है कि साल का जो है वो गर्म तरीन दिन भी जो है वो आता है। तो ये बेसिकली रिपोर्ट जो है वो इन्होंने कही, और ये पाकिस्तान और दुनिया के सारे बच्चों को इंक्लूड करके बताई गई है, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी बच्चों की बात नहीं की गई। अब बेटा एक एक और न्यूज़ है। गुजरांवाला पुलिस ने इन कोलैबोरेशन विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पिंक व्हील के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है, और इस प्रोजेक्ट का मकसद है खवातीन की हिफाजत करना। खवातीन की एक स्पेशल पुलिस यूनिट होगी जो पिंक कलर की स्कूटर्स पर बैठकर खवातीन को जो है वो प्रोटेक्ट करने जाएंगी, और बेसिकली ये रिस्पॉन्ड करेंगी उन केसेस को, लाइक जो कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, रेप हो गया, या एसिड अटैक हो गया, ठीक हो गया। तो अब ये इन तक इनसे कैसे रब्ता किया जाएगा? कोई भी खातून अगर जैसे हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो इमरजेंसी नंबर 15 पे कॉल करके या पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप का इस्तेमाल करके इनसे रब्ता करेगी। तो ये जो पुलिस पिंक व्हील टीम है जिसपे पुलिस ऑफिसर्स ही होंगी, वो फौरी तौर पे लोकेशन पे पहुंचेंगी और वहां पर जाकर जो है वो खवातीन को प्रोटेक्ट करेंगी, या जो भी उनके मामला हैं उनको जो है वो रिजॉल्व करेंगे। अब बेसिकली ये जो पिंक व्हील स्कूटर्स हैं, इसके ऊपर जो ऑफिसर्स होंगे उनके पास बॉडी कैमरास होंगे जिससे पता चल सके कि उनके एक्शंस किस तरह के थे। क्राइम सीन पे पहुंचने के बाद एक फर्स्ट एड किट होगी, मतलब अगर किसी फीमेल को किसी किस्म की कोई इंजरी हो तो उसको फौरी तौर पे जो है वो हेल्प किया जा सके। और चेकलिस्ट सॉफ्टवेयर होगा जो इस बात को इंश्योर करेगा कि खवातीन ने जो है वो या पुलिस ऑफिसर्स ने तमाम जो ज़रूरी हिदायत थी उनको फॉलो किया है इस केस को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये बेटा एक अच्छा स्टेप है जिससे जो है वो सोसाइटी के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने में मदद मिलेगी। इसी तरह बेटा एक और न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जो है वो नेशनल असेंबली में एक रिपोर्ट शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ अप्रैल 2024 में वीआईपीज की सिक्योरिटी के लिए 47.8 मिलियन रुपीस जो है वो खर्च किए गए। 47.8 मिलियन फॉर वीआईपीज। और वीआईपीज में कौन आते हैं? वीआईपीज में आपके जो है वो जजेस आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाते हैं, और मिनिस्टर्स आ जाते हैं। जजेस की सेफ्टी के लिए 24 व्हीकल्स एंड 409 पुलिस ऑफिसर्स जो है वो असाइन किए गए थे। फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स 6 व्हीकल 79 पुलिस ऑफिसर्स वर डेडिकेटेड। फॉर द सिक्योरिटी ऑफ मिनिस्टर्स 4 व्हीकल्स एंड 44 पुलिस गार्ड्स वर डेडिकेटेड। टोटल रिसोर्सेज यूज टोटल 532 पुलिस ऑफिसर्स और 44 व्हीकल्स 24/7 जो है वो इन वीआईपी की सिक्योरिटी के लिए मौजूद थे। तो ये 47.8 मिलियन जो है वो आपके एक मंथ का जो है वो एक्सपेंस है। और बाकी आप देख लें कि सालाना कितना जो है एक्सपेंस वीआईपी की सिक्योरिटी के लिए आता होगा। एक और न्यूज़ बेटा है कि यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि, या उन्होंने फैसला कर लिया है, या उन्होंने ये एक्शन ले लिया है कि उन्होंने 350 आर्म एक्सपोर्ट लाइसेंस जो इसराइल के साथ है उनमें से 30 को जो है वो सस्पेंड कर दिया है। अब इसका मतलब ये है कि सर्टेन मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूके जो है वो इसराइल को सेल नहीं करेगा, और उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई है कि ये जो वेपन्स हैं या ये जो इक्विपमेंट्स हैं पॉसिबली यूज़ हो सकते हैं इन गज़ा में मुसलमानों के खिलाफ, जो कि वायलेशन है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की। अब ये बैन कंप्लीट नहीं है, सिर्फ चंद चीज़ों पे है, और ये भी एक टेम्पररी बैन है जो गजा वार के साथ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये किन किन चीज़ों पे लगाया गया है? ये लगाया गया है मिलिट्री एयरक्राफ्ट सच एज फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स के ऊपर लगाया गया, उनके लिए जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर लगाया गया है।
और क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो पोटेंशियली यूज़ होती हैं मासूम लोगों के ऊपर। तो इसराइल ने भी इसका जो है वो जवाब दिया। इसराइल तो वैसे बेखुद बेशरम मुल्क है। बहरहाल उन्होंने जो है वो यूके के इस एक्शन को जो है वो शेमफुल करार दिया है, हालांकि डूब मरने का मकाम इनके लिए खुद है। बहरहाल यूके का अच्छा कदम है। उन्होंने जो है वो इंसानी हकूक की बात करते हुए ये सारा काम लिया है। लेकिन एक चीज़ यूके ने भी की है बात, कि उन्होंने कहा है कि यूके जो है वो इसराइल के सेल्फ डिफेंस के राइट की जो है वो रिस्पेक्ट करता है और उसको एक्सेप्ट करता है कि उनको उनका राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। लेकिन तब तक वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा जब तक इसराइल इंटरनेशनल लॉ के अंदर रहकर जो है वो अपनी हिफाजत करेगा। बहरहाल मतलब ये हैं तो सारे एक ही लॉबी के बंदे। अब जैसे अमेरिका ने भी उनकी जो कैमला हैरिस है उन्होंने बयान दिया था कि जी गजा के अंदर होने वाली जो जालमाना कार्रवाइयाँ हैं वो कंडेमनेबल हैं, लेकिन जो है वो फिर भी हम इसराइल की सपोर्ट जारी रखेंगे। तो मैंने ग्रुप में भी कहा था कि ये तो बिल्कुल वो वाली बात होगी कि आई लव यू बट एज ए फ्रेंड, मतलब मैं आपसे प्यार भी करता हूँ और एज ए फ्रेंड करता हूँ। तो ये तो कोई बात नहीं कि आप कंडेम भी करते हैं गजा में होने वाली कार्रवाइयों को और आप इसराइल को सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनकी जो है वो आप उनको जो है वो हलाशीरी भी दे रहे हैं। तो ये बेटा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपने इसको जो है माइंड में रखना है। फिर बेटा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इशूड बाय इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR, पाकिस्तान नेवी के अंदर जो है वो दो नए वारशिप्स जो है वो इंडक्ट किए गए हैं। एक है PNS बाबर, जिसमें जो कि तुर्की में बना है, और दूसरा है PNS हुनैन जो कि बना है रोमानिया के अंदर। तो ये दोनों जो है वो डिफेंस डे वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के नेवी के अंदर इंडक्ट किए जाएंगे। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाकिस्तान का डिफेंस डे किस तारीख को जो है वो मनाया जाता है। अब बेटा, एक बहुत अच्छी न्यूज़ पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन 3 साल में पहली मर्तबा सिंगल डिजिट तक जो है वो ड्रॉप किया है और ये 9.6 तक जो है वो आ गया है, जो कि एक बड़ी खुशाइंद बात है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इसका क्रेडिट जो है वो हुकूमती पॉलिसीज़ को देते हैं और कहते हैं कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसने जो है वो ये नताइज हमें दिखाए हैं, जो आज हमें ये दिन देखने को मिला है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गया। तो ये अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए।